नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में एक तरफ विकास के खूबसूरत सपने दिखाए जाते हैं तो दूसरी तरफ लोगों की जाति और धर्म की भावनाओं को भी हवा दी जाती है। हमारे देश में चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है, कभी कभी विकास के नाम पर और अधिकतर धर्म और जाति के नाम पर। कभी आहिस्ता आहिस्ता तो कभी कभी तेवरों के साथ इन दोनों मुद्दों को साथ साथ राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। ऐसे ही कुछ रंग आजकल यूपी का भी है। आखिर वोट का सवाल जो है और वही वोट जो आपको सत्ता में लेकर आता है। आज सबसे ज्यादा इंडिया के लोग यही जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब की बार काम बोलेगा या हिंदुत्व का नाम चलेगा, कर्म या धर्म। 40% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। वहीं इंडिया के लोग ये भी आज जानना चाहते हैं कि कैसे महंगाई से टमाटर और ज्यादा लाल हो गया है। 23% लोगों ने कहा है कि उन पर अब सीधे सीधे महंगाई का असर उनकी थाली पर पड़ने लगा है। वहीं इंडिया ये भी जानना चाहता है कि जो मंत्री जी बस 2 मिनट में किसानों को ठीक कर देने का दम भरते थे, अब किसानों के सामने कैसे बेदम हो गए हैं। 16% लोग अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे जुड़ी खबर को देखना चाहते हैं कि वो कैसे अब किसानों से घबराए हुए हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर वही जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, सबसे अधिक पसंद किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछली जीत को दोहराने की है। इसमें आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास के नए नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और शिलान्यास करते जा रहे हैं। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में हिंदुत्व का चुनावी ब्रह्मास्त्र है। तो सवाल है कि बीजेपी को वोट मिलेगा तो किस मुद्दे पर मिलेगा? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फिर विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर? और यही जानने की कोशिश की है मेरे सहयोगी पंकज झा ने अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है। देश का हितैषी होगा वही प्रदेश का हितैषी होगा। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। यूपी के आने वाले चुनाव में काम बोलेगा या फिर हिंदुत्व या फिर दोनों का कॉकटेल? बीजेपी की रणनीति शायद काम और हिंदुत्व को चुनावी तराजू के पलड़े में बराबर रखने की है। यही वजह है कि चुनाव के ऐलान तक बीजेपी ने यूपी में मेगा शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम रखे हैं। वैसे अगर पिछले कुछ दिनों पर नजर दौड़ाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कई दौरे कर चुके हैं और इन दौरों में कई योजनाओं का ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास किया जा चुका है, वोट का पूरा हिसाब किताब जोड़कर। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। एक तरफ बीजेपी शिलान्यास और उद्घाटन में लगी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी उन कामों का हिसाब किताब करने में लगी है। अखिलेश कहते हैं ये काम मेरा है और बीजेपी सिर्फ फीता काट रही है, और मायावती कहती हैं कि ना अखिलेश ना योगी, विकास के हर काम पर मुहर है मेरी। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। वैसे काम के नाम पर वोट मांगने का सिलसिला पुराना है। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में अखिलेश का नारा था काम बोलता है, लेकिन जनता ने नहीं माना। अपहरण होते हो, दंगे होते हो, इसे आप अखिलेश जी का काम कहेंगे
कि समाजवादियों के कारनामे कहेंगे। वैसे यूपी का चुनावी इतिहास तो यही कहता है कि सिर्फ काम के नाम पर तो वोट मिलता नहीं। ये देखने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन अंदर का माल तो जाति और धर्म के नाम पर बिकता है, और ये बात बीजेपी भी जानती है। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। यूपी में जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, उनके नाम के जरिए ब्राह्मण, कुर्मी, लोध और ठाकुर वोटों को तो साधा ही, उसे आस्था से भी जोड़ दिया। आने वाले समय में काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड भी चलने वाली है, तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बहाने पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के वोटरों को विकास की रफ्तार से भी जोड़ने की योजना है। लाख टके की बात यह कि काम कितना भी बोल ले, लेकिन जाति और धर्म को साधे बिना चुनावी नैया पार होने वाली नहीं है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। बात चुनावों की चल रही है तो खास तौर पर उन 5 राज्यों के लोगों से मैं संबोधित होना चाहूंगा इस वक्त में, जहां पर वोट पड़ने वाले हैं 3 महीने के भीतर। चुनाव आ रहे हैं तो नेता आपके दर पर आएंगे, आपको वोट के लिए लुभाएंगे, तरह तरह की मीठी मीठी बातें करेंगे, हर तरीके से आपका दिल जीतकर वोट पाने की कोशिश करेंगे। उसमें जाति और धर्म के नाम पर भी आपको भरमाने की कोशिश होगी। इसीलिए ये राय आज की लीड स्टोरी पर बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि हमको अपने देश का लोकतंत्र मजबूत करना है। और मेरी राय इस भरमाने वाली राजनीति के थोड़ा सा इतर है। अगर कोई नेता विकास की जगह जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए हमको भेजिए। रोज हजारों की संख्या में हमको मिस कॉल मिल रहे हैं। आज भी आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, और आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत हुए हैं या नहीं हुए हैं। और राय बहुत साफ है, जाति धर्म पर वोट मांगने वालों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में अक्सर चांद तारे तोड़ लाने की बातें की जाती हैं, लेकिन कई बातें जमीन पर उतरते भी नहीं हैं। सवाल है कि बीजेपी अपने काम के नाम पर वोट मांगेगी या हिंदुत्व के नाम पर मांगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो बीजेपी साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को भी लगातार उठा रही है, अपनी सफलताओं में गिना रही है। पीएम मोदी ने ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो बीजेपी के पास जन भावनाओं से जुड़ने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी एक सहारा है। पीएम मोदी ने यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया तो दूसरी तरफ अयोध्या में दीपोत्सव और काशी में देव दीपावली के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का कितना ख्याल रखती है। दिसंबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत कई और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा, तो वहीं बीजेपी कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी लगातार उठा रही है, उनका घर वापसी करा रही है। और अब परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे तो वहीं बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण की तरफ भी अब बढ़ रही है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 साल पहले अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली का मामला भी उठा रहे हैं और 6 दिसंबर भी नजदीक आ रही है। विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और इस कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी जेवर में, नोएडा के पास जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस एयरपोर्ट को भी ऐसे बनाया जा रहा है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक छाप साफ तौर पर दिखे, खासकर यूपी की संस्कृति की छाप दिखाई दे। मेरे सहयोगी नीरज पांडे ने आज जेवर के उस इलाके का दौरा किया जहां पर यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है। कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले कम से कम एक एयर स्ट्रिप इसकी शुरू जरूर कर दी जाएगी।
आइए देखते हैं नीरज पांडे की ये खास रिपोर्ट। बनारस के घाटों का एहसास, प्रयागराज के संगम में बहती लहरों को आप महसूस करेंगे अपने आसपास। ऐसा लगेगा खड़े हैं घर के आंगन में। ताजमहल हो, फतेहपुर सीकरी हो या हो यूपी के मंदिर, उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब का हर रंग आपको यहाँ मिलेगा। खत्म होने वाला है लंबा इंतजार और पड़ने वाला है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव का पहला पत्थर। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं और इसी के साथ शुरू होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसी होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने के बाद आप सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में पहुंचेंगे। इसके बाद वीवीआईपी टर्मिनल होगा। एक तरफ साउथ रनवे और दूसरी तरफ नॉर्थ रनवे होगा। एयरपोर्ट के अंदर आधुनिक सुविधाओं वाला एक होटल भी होगा। इसके अलावा मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट के भीतर ही होगी। एयरपोर्ट के अगले हिस्से में यात्रियों के लिए टर्मिनल बनाया जाएगा। एटीसी टावर के अलावा कार्गो टर्मिनल भी बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का पहला चरण साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी 3 साल बाद यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा साइट प्लान है और आपको बता दें जो पहला फेज है यानी 2024 में जो बनकर तैयार होगा, दरअसल वो ये फेज है। ये तो पैसेंजर्स एरिया है और ये 2 हवाई पट्टियां बनकर तैयार होंगी। पहली बार इंडिया में जो बड़ा सेंटर होगा मेंटेनेंस के लिए भी होगा, यानी कि जहाज़ों की मरम्मत और उसका जो रूटीन मेंटेनेंस है वो भी जेवर एयरपोर्ट पर होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक वक्त में 186 विमानों को खड़ा करने की सुविधा होगी। इस एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 8 किया जा सकता है। एयरपोर्ट को मेट्रो और हाई स्पीड रेल से कनेक्ट किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट की साल भर में 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। 25 नवंबर को नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही यहाँ के लोगों का बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने से न सिर्फ पश्चिमी यूपी का विकास होगा, बल्कि इसका फायदा पूरे उत्तर भारत को मिलेगा। संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। जेवर में, जो कि जेवर मतलब ये गहना नहीं है, ये जेवर जगह का नाम है, लेकिन ये यूपी के लिए गहने की तरह काम आने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का मुद्दा यूपी में हमेशा से बहुत अहम रहा है। इसको शिलान्यास तक पहुंचने के लिए ही राजनीति के कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 20 साल तक जेवर एयरपोर्ट अपने वजूद के लिए इंतजार करता रहा और सरकारी फाइलों में इसको दबाया गया। इसका पहला प्रस्ताव 2001 में आया था और शिलान्यास अब 2021 के आखिर में होने आया है। जब पहला प्रस्ताव आया था तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और आज नरेंद्र मोदी है। तब से अब तक 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। प्रस्ताव लेकर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए थे और अब शिलान्यास हो रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तब से अब तक राजनाथ से लेकर योगी तक यूपी ने 6 मुख्यमंत्रियों को भी देख लिया। 20 साल पहले राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को 2003 में मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह यादव ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट तो बीजेपी की सोच का था। 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को बनाने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन तब केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और बेहतर रूप दिया जा रहा था। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी यूपी में तो नए सिरे से टेक्निकल एनालिसिस का काम शुरू होता है और अब जाकर करीब 25 नवंबर को, आज से 2 दिन के बाद, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास हो रहा है तो लक्ष्य को रखा गया है कि 2024 तक, जो कि लोकसभा की डेट है अगले चुनावों की, एयरपोर्ट काम करने लगे। इस बीच जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और आसपास की जमीनें भी इस नए विकास के कार्यक्रम को देखकर बहुत ज्यादा आसपास के इलाके की जमीन की कीमतें
बढ़ गई हैं और सरकार के फैसले का असर वोटों पर भी देखा जा रहा है। यानी दुतरफा कमाई है स्थानीय लोगों की जो उस इलाके में रहते थे। डेवलपमेंट का डेवलपमेंट और जो ज़मीन उनके पास थी उसको सरकारों ने बहुत ऊंचे दामों में खरीदा है इसके एक्विजिशन के लिए, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। नीरज पांडे की एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जेवर में बनने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यूपी के सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जेवर पहुंच गए। 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जेवर का नगला गांव है और इसी गांव की 6200 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया है जिसमें तीनों फेज के एयरपोर्ट बनेंगे। फिलहाल 3 हेलीपैड जो आप देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। बाद में इसी जगह पे आपको हवाई पट्टी दिखेगी जहां से देश और दुनिया के लिए प्लेन उड़ेंगे। तो अपने आप में नगला गाँव इंटरनेशनल मानचित्र में अपने आप में दिखाई पड़ेगा। नोएडा एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये एयरपोर्ट आने वाले चुनाव में फायदे का सौदा बन सकता है, खासतौर से तब जब किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। कम से कम जेवर में तो इसका असर नजर आने ही लगा है। चुनाव में तो यूपी से मिलेगा ही मिलेगा, यूपी के ऊपर तो बनता ही है और क्या होता है। बीजेपी मेरे हिसाब से 100% जीतेगी। यहाँ से तो पलकर यूपी से जीतनी चाहिए। और किसको वोट दें? रोजगार मिलेगा, जो गांव उठे हैं उनका दुख तो है, लेकिन उनको जगह भी दे रहे हैं, पैसा भी दिया है। जेवर के लोगों का बीजेपी के लिए प्रेम इसलिए भी उमड़ रहा है क्योंकि जब से इस इलाके में एयरपोर्ट बनने पर मुहर लगी तब से यहाँ जमीन के भाव कई गुना बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ किसान कम मुआवजा मिलने की शिकायत जरूर कर रहे हैं। 10 से स्टार्ट ले गए, 25 तक का भी है, 50 तक का भी रेट है। पहले तो वही था 10-15। फायदा ही फायदा, रोजगार मिलेंगे, लेकिन मुआवजा कम मिले हो। पहले के 3 साल पहले दियो के मुकाबले अब 4 महीना पहले जमीन गई है 16 हेक्टेयर कुरेम की, वो उससे भी कम मुआवजा मिले हो। बीजेपी के स्थानीय विधायक भी एयरपोर्ट के फायदे गिनाकर जनता को सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। ये जेवर की प्रगति नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जेवर बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश के विकास का पहिया इस जेवर से घूमेगा। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। यही वजह है कि एयरपोर्ट के सहारे बीजेपी किसान आंदोलन से पैदा हुई नाराजगी को खत्म करना चाह रही है। अब देखना यह है बीजेपी के एयरपोर्ट वाले दाव से वोटों की गिनती कितनी उड़ान भरती है। तो देखा आपने किस तरीके से विकास का तमाम मुद्दों को इस चुनावी मौसम में धीरे धीरे कर उछाला जा रहा है। और खास तौर पर मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, इस चुनाव के मौसम में पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर बीजेपी दरअसल हासिल क्या करना चाहती है, ये इसके चुनावी मायनों को आपको समझना होगा। और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि आखिरकार क्योंकि सरकार के हर फैसलों को वोट किए तराजू में ही तौला जाता है। इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुनावी चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आपको पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 109 सीटें हैं जो बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी। इसकी एक बड़ी वजह जाट वोटों पर इसका असर भी है, क्योंकि जाट वोट बैंक बीजेपी की तरफ मुड़ गया था, उसका प्रभाव बीजेपी को मिला। 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का सीधे तौर पर असर है। लेकिन जिस तरीके से साल भर पहले 3 कृषि कानून आए, उससे किसान और खासकर जाट किसान इस इलाके के नाराज हो गए थे। पश्चिमी यूपी की आबादी में 4% करीब गुर्जर भी हैं। राजा मिहिर भोज को लेकर भी नाराजगी थी, उसको दूर करने की कोशिश बीजेपी ने की और उसके जरिए लोगों को बनाने की कोशिश की। अब ये बात समझने की है कि जब पश्चिमी यूपी में इस जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है तो कई एक तीर से कई
तीर, एक निशाने से कई तीर बीजेपी लगा रही है। सबसे बड़ा तो ये कि किसानों के अंदर जो नाराजगी है, जाटों के अंदर जो नाराजगी है, उसको दूर कर दिया जाए, डेवलपमेंट की चीज़ दिखाई जाए, जो कि जेवर एयरपोर्ट के जरिए दिखेगी। इन परिस्थितियों में ये बहुत ज़रूर हो जाता है, बहुत बात बड़ी हो जाती है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस इलाके में जो 109 सीटें थीं उसको मैक्सिमम तौर पर रिटेन कर पाए। बात इतनी ही नहीं है, बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी की चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी साख को कायम रखने की है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जोड़ी पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ अब बनती लगभग स्पष्ट हो चुकी है। आज दोनों नेताओं की लखनऊ में बेहद इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई, जिसमें करीब करीब तय हो गया कि ये मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। किसान आंदोलन से आरएलडी को अपनी खिसकी जमीन वापस मिलने की उम्मीद भी जगी है और अखिलेश को आरएलडी के जरिए पश्चिमी यूपी में सीटें भी दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि जो जाट नाराज हुए थे किसान बिल को लेकर, वो जयंत चौधरी की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। और अगर अखिलेश और आरएलडी मिल जाएंगे तो एक मजबूत गठजोड़ होगा जो कि इस इलाके में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगा। हमारी ये खास रिपोर्ट। छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने ये ऐलान पिछले साल 14 नवंबर को किया था, यानी ठीक 374 दिन पहले। क्योंकि बड़े दलों के साथ गठबंधन ने चुनावों में सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन वोट नहीं बटोर सका। और इसी से सबक लेते हुए अखिलेश उन दलों को अपनी साइकिल की सवारी करवा रहे हैं जिनका कद तो छोटा है लेकिन काबिलियत बड़ा कमाल करने की रखते हैं। उसके तहत ही पश्चिमी यूपी में बहुत जल्द आरएलडी से एसपी का गठबंधन हो सकता है। ये तस्वीरें तो यही संकेत दे रही है। दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात कई दिनों से चल रही थी, लेकिन पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा था। जयंत 50 सीटें मांग रहे थे, अखिलेश 32 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। जयंत ने तो यहां तक कह दिया कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि बात अब बन गई है, क्योंकि इस तस्वीर को ट्विटर पर साझा करते हुए जयंत ने लिखा, बढ़ते कदम। जयंत के इस ट्वीट के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी ही थी। ठीक 16 मिनट बाद अखिलेश ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी और लिखा, बदलाव की ओर। आज जयंत से नए संबंधों की शुरुआत हो रही है, तो इससे पहले और भी कई छोटे दलों से अखिलेश हाथ मिला चुके हैं या मिला रहे हैं। इसके तहत ही पूर्वांचल में अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और संजय चौहान की जनवादी पार्टी से गठबंधन किया। दोनों दलों का पूर्वी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है। पूर्वी यूपी में ही सोनभद्र और उसके आसपास के जिलों में प्रभाव रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी अखिलेश का गठबंधन है। वहीं पश्चिमी यूपी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य के महान दल को अपने साथ जोड़ा है। यूपी में करीब 5% मौर्य वोट है। यूपी चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला बनाया है, MY वाला नहीं, MB वाला। M मतलब मुस्लिम और B मतलब बैकवर्ड। लगता है कि इस बार 20% मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं होगा। 10% यादव पहले से उनके साथ हैं। गैर यादव पिछड़ों में उनकी उम्मीदें 4% राजभर, 5% मौर्य, 4% जाट और नोनिया जैसी अति पिछड़ी बिरादरी पर है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में भी अखिलेश और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ रही है और मुमकिन है कि 2017 के मुकाबले उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस और बढ़े। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काफी जोर लगा रहे हैं यूपी के चुनावों को लेकर, तो अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और शायद इसीलिए हर रोज किसी न किसी बहाने अखिलेश यादव सुर्खियों में भी छाए रहते हैं। लगातार बीते एक हफ्ते की आप डेवलपमेंट देखिए और कुछ ना कुछ खबर भी देकर जा रहे हैं। जिस तरीके से वो, चाहे वो रोड शो कर रहे हों, चाहे वो अपनी पदयात्रा कर रहे हों, या फिर आज उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट कर दी है कहते हुए कि जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है। वापस लौटते हैं आज की लीड स्टोरी पर।
मेरी राय बहुत साफ है कि अगर कोई नेता विकास की जगह जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। 80% लोग इस राय के साथ सहमत हैं, 20% असहमत हैं। आपके मिस कॉल का मुझे इंतजार है। 80% लोग इस राय से सहमत हैं और अगर आप भी सहमत हैं तो आपको नंबर देना है 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिसकी चर्चा चुनावी रैलियों, कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन के शोर में पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा पीछे छूट गया था, लेकिन ये वो मुद्दा है जो सीधे सीधे आप पर और हम पर असर डालता है। ये मुद्दा है महंगाई का, आपकी घर की रसोई के बिगड़ते हुए हालात का। आमतौर पर सर्दी का मौसम जब आता है तो हरी सब्जियां, खाने की पीने की चीजें सस्ती होने लगती हैं क्योंकि मंडियों में सब्जियों की आमद बढ़ जाती है। लेकिन इस बार तो कीमतों में जैसे आग लगी हुई है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं लेकिन दाम है कि कम